नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एमपीपीएससी की जो प्री की सिलेबस है उसमें 10वीं यूनिट है, पूरी तरह आयोगों पर डिपेंड है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारे आयोग वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज का पहला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको सारे आयोग कंप्लीट करवा दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में अपन जानते हैं कुछ चीज़ें। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बना था कि धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को गठित हुआ है और इसका अधिनियम संख्यांक कितना है 10। और जो सर्वप्रथम ये है, ग्रीक या इसे यूनानी भी बोलते हैं, राज्यों द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता दी गई। सन 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और इसे भारत गणतंत्र के 44वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, गणतंत्र कब हुआ था? 1950 में। उसका 44वां वर्ष मतलब 1994 में। तो राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी 1994 को इसे अधिनियम को अनुमति मिली थी, लेकिन इसकी लागू तिथि इससे पहले आ जाती है। लागू तिथि कब इसकी? 28 सितंबर 1993। और इस अधिनियम में 8 अध्याय और 43 धाराएँ हैं और यह अधिनियम 2006 से अपने संशोधित रूप में लागू हो गया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक है ना, विधि द्वारा बनाया गया है, कोई संविधान में वर्णित नहीं था। इसे बाद में विधि द्वारा बनाया गया था, संसद द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे सांविधिक या वैधानिक कहते हैं। और जो भी कानून है ना संविधान में वर्णित नहीं होते हैं या संसद द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें सांविधिक या वैधानिक आयोग कहा जाता है। और जो संविधान में वर्णित होते हैं उन्हें संवैधानिक कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे सांविधिक और संवैधानिक में अंतर। अपन इसमें जानते हैं आयोग के अंतर्गत कितने सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो, जो या तो मुख्य न्यायाधीश रहा हो उच्चतम न्यायालय का, या कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, और एक सदस्य जो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। 3 सदस्य जिसमें से एक महिला होनी आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, SC आयोग, ST आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी इसमें होते हैं। ये अंशकालीन होते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं, किसी टाइम बुलाया जाता है। इसके अलावा इसका एक महासचिव होता है जो कि केंद्र सरकार से रिलेटेड होता है। उसका मुख्यालय होता है दिल्ली में और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में कहीं भी मुख्यालय इसका बनाया जा सकता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति बनाई जाती है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। तो इस समिति में कौन कौन होता है? एक होता है प्रधानमंत्री, एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष, एक होता है गृह मंत्री, एक होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, एक होता है राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। इसमें राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, जो क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए इसमें राज्यसभा का उपसभापति भाग लेता है। और यदि राष्ट्रपति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आसीन न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त करता है ना, तो उसके लिए SC में या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका परामर्श आवश्यक होता है। यानी कि राष्ट्रपति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त करना चाहता है, तो इसके लिए उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श करना होता है। और उसके अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को ही सौंप सकते हैं। ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति जो है साबित कदाचार पर हटा सकता है, किंतु इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट की समिति करेगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा एक समिति बनाई जाती है जिसके द्वारा इनकी कदाचार की जांच की जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति हटा सकता है। उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि या कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है ना, और ये सभी पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, डबल इनकी नियुक्ति की जा सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। और वर्तमान कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। और वर्तमान सचिव कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह। और आयोग के पास मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्ति होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसको याद रखना कि आयोग जब मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है तो उसके पास किस न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं? तो उसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं।
और इसके अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दंड संहिता जो है उसकी धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। ठीक है। और यह आयोग अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपता है तथा यह प्रतिवेदन CAG यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उपस्थिति में तैयार होता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि इसके अधिनियम से मैंने लिए हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के तौर पर, आप देख लीजिएगा। धारा 40 के तहत नियम बनाने की शक्ति दी गई है केंद्र सरकार को, लेकिन धारा 41 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? राज्य सरकार को। और अन्वेषण दलों का गठन कौन करती है? राज्य सरकार। और 1 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा यह आयोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयोग कितने समय से जो है लंबे मामलों की जांच नहीं कर सकता, तो आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरा हो चुका है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आगे एक एक करके सारे आयोग आपको कंप्लीट करवा दूंगा और साथ ही साथ MPGK की पार्ट की जो सीरीज चल रही है वो चलेगी सही। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।